गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था और चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज़, उनके जो गुणधर्म होते हैं उसको लेकर के भी हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी आप सबके मध्य में। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं, अर्थात जो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और हमने जैसा कि आप सबको बताया था कि हम इनके प्रकारों को एक कॉन्सेप्ट बेस्ड को लेकर के पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि अलग अलग जो समस्याएं, जैसे कि बहुत सारी चतुर्भुज की आकृतियां हो जाती हैं, उनके बहुत सारे गुणधर्म हो जाते हैं और बहुत सारे गुणधर्म आपस में एक दूसरे के साथ इंटर कोरिलेट होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको समस्या हो जाती है प्रोसेसिंग की। ये समझने में दिक्कतें आ जाती हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी फिर किसकी है। अभी तो जब इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी जब एक साथ आ जाती हैं तो समझने में दिक्कतें आने लगती हैं। एक समय के बाद ये चीज़ें भूलने भी लगते हैं। तो मेरा ये प्रयास हो कि जब एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा स्थायी रहेगी। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आप लोगों को चतुर्भुज को भी इसी तरह से बताऊं कि आप उसको ना भूलें। मैथमेटिक्स का अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो आप सबको इस तरह से बेसिक तरीके से तैयारी करवाए चीज़ों की कि आप उन चीज़ों को ना भूलें। स्किल ऐसा रखें आप सबके सामने कि आप उस सब पर अच्छा सा काम कर पाएँ, एक अच्छा अनुभव आपको भी क्रिएट हो, ताकि आपको जब प्रश्नावली, जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जाएं तो अपने नॉलेज को अच्छे से लिंक कर पाएँ। आप जो अभी आपने कॉन्सेप्ट उठाए हैं उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिंक कर पाएँ, आपको आसानी भी हो। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार को लेकर के। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल उनके टाइप्स को बता भी दिया था कि कौन कौन से टाइप होते हैं और उनके अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर एक काइट होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है, अर्थात पतंग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होते हैं। फिर समांतर चतुर्भुज में कुछ टाइप भी होते हैं। मैंने आप लोगों के बीच में इसकी भी चर्चा कर ली थी, लेकिन वो एक तरह से आपके दिमाग पे मैंने ड्राफ्ट खींचा था, एक ड्राफ्टिंग की थी कि आप ये अभी फिलहाल उसकी शब्दावली से परिचित हो जाएं और इस ड्राफ्टिंग से कुछ आपको आगे इनके गुणधर्म समझने में कुछ आसानी मिलेगी, इसलिए मैंने ड्राफ्टिंग की थी। इस ड्राफ्टिंग को साथ में लेते हुए आज हम समांतर चतुर्भुज के प्रकारों की जब व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला टाइप हमारा आ जाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वास्तव में क्या होता है, आइए हम इस बात को लेकर के डिस्कस करते हैं। ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और क्या हो जाती हैं, बराबर होती हैं, निश्चित रूप से ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सम्मुख भुजाएं यहां पर आप देख सकते हैं, ए बी भुजा किस भुजा के समांतर हो जाएगी, डी सी भुजा के समांतर हो जाएगी। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी भुजा डी सी भुजा के बराबर भी है। दूसरी ए डी भुजा बी सी भुजा के समांतर हो जाएगी, ए डी पैरेलल टू बी सी। और साथ में हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो बी सी के क्या है, बराबर भी है। आपने देखा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होने के साथ साथ समांतर भी है। ठीक इसी प्रकार ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होने के साथ साथ समांतर भी है। तो मैंने बताया ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर यहां से कुछ निष्कर्ष भी हम प्राप्त कर पाते हैं। बेटा अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है, मैंने आप लोगों को जब लाइन सेगमेंट और लाइन के गुणधर्मों को पढ़ाया था और जब पैरेलल लाइन को पढ़ाया था तो उसमें ये बात आपको बताई थी कि जब भी कोई दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं और उनसे पास होती हुई कोई तिर्यक रेखा होती है तो निश्चित रूप से जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश हो जाता है। उस बिहाफ पे आप ये कह पाओगे अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो कोण ए प्लस कोण डी जो संलग्न कोणों का योगफल हो जाएगा वो 180 अंश के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। निश्चित रूप से पहली कंडीशन हमको देखने में आई। ठीक इसी प्रकार जब ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो कोण ए प्लस कोण बी भी क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, क्या हम
ये नहीं कह सकते कि कोण B और कोण C का योगफल क्या होना चाहिए, कोण B प्लस कोण C का भी योगफल। जब ये दो भुजाएं समांतर हैं उस दशा में ये भी आ जाएगा आपका 180 अंश के बराबर। मान लिया तीसरी कंडीशन हमारी हो गई। और चौथी कंडीशन में क्या हम ये नहीं कह पाएंगे जब ये भुजा इस भुजा के समांतर है तब कोण C प्लस कोण D बराबर क्या होना चाहिए, ये भी 180 अंश हो जाएगा। जब भी किन्हीं दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो सम्मुख अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। उस दशा के आधार पर हमने ये 4 कंडीशन आपको बनाई। और देखिएगा यहां से भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 4 से बराबर करके कर लेंगे तो उस दशा में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर आप फिर से पहुंचेंगे। वो निष्कर्ष ये होगा, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश दिया हुआ है, 4 के बराबर करेंगे तो यहां पर आप इसको कह पाएंगे कोण C प्लस कोण D के बराबर आएगा। कोण A प्लस कोण D बराबर कोण C प्लस कोण D। और आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों में कॉमन क्या, आप देखें तो इसमें कॉमन चीज कोण A प्लस कोण D और प्लस कोण बराबर कोण C प्लस कोण D में D दोनों में तरफ कॉमन है। तो उस कंडीशन में आप ये कह पाओगे, एक निष्कर्ष की ओर पहुंच पाओगे कि कोण A और कोण C आपस में क्या आ गया है, बराबर आ गया है। जब ये दोनों आपस में बराबर आ गया तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि सम्मुख कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आप देख पा रहे हैं इसको कभी कभी गणित की लैंग्वेज में हम लोग सम्मुख कोण भी लिखते हैं और किसी किसी बुक में आपको विपरीत कोण भी लिखा मिलता है। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोण A कोण C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोण समीकरण 3 और 4 को आप बराबर करेंगे तो आप यहां से एक और निष्कर्ष को निकाल पाएंगे। वो निष्कर्ष ये होगा, कोण B प्लस कोण C अगर 180 अंश के बराबर है, 180 अंश की वैल्यू ये भी है, कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा कोण C प्लस कोण D। C दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक और निष्कर्ष को निकालेंगे आप, कोण B कोण D के क्या आ गया है, बराबर आ गया है। अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर निकला और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर निकला। अर्थात आप कह पाएंगे कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों तथा सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हों तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी और कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के अगर हम बात करें तो और भी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। अगर हम इनमें से ऐसे किन्हीं दो शीर्षों को मिलाएं जो आपस में नहीं मिले हुए हैं, जैसे कि A और C को जब आप मिलाते हैं तो इस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण हमको देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमने समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचे, पहला AC विकर्ण और दूसरा BD विकर्ण। और आप देखते हैं बेटा, जब भी ऐसी कोई भी आकृति आप देखेंगे जो समांतर चतुर्भुज के टाइप की है, चाहे वो आयत हो चाहे वो वर्ग हो, इन सारी चीजों में समचतुर्भुज में भी देखेंगे कि इन सारी चीजों में विकर्णों को लेकर एक खास बात आपको देखने को मिलेगी। खास बात यह है, समांतर चतुर्भुज के लिए जैसे हम बात करें अगर, तो आप ये देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, आप देखें जैसे कि इसका विकर्ण AC आप देख पा रहे होंगे, अपने इस AC विकर्ण के कारण यह समांतर चतुर्भुज समान दो क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। अर्थात आप कह पाएंगे उस दशा में त्रिभुज ABC त्रिभुज CAD के सर्वांगसम हो जाता है। अर्थात ये वाला पूरा त्रिभुज इस AC विकर्ण के कारण इस वाले पूरे विकर्ण के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। तब उस कंडीशन में ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अर्थात आप ये भी कह पाएंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके है, CDA के। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप एक और निष्कर्ष, दूसरा जो विकर्ण है उस विकर्ण के कारण भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष को खोज पाते हैं। जैसा कि आपको एक ये विकर्ण देखने में आ रहा है, ये वाला विकर्ण। तो इस विकर्ण के कारण ये वाला त्रिभुज और इस ये वाले त्रिभुज समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। अर्थात त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है BCD के। तो आप देखें, अपने विकर्णों के कारण कोई भी समांतर चतुर्भुज अपने विकर्णों के कारण समान दो क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। अर्थात दो समान सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। तब कह पाते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, इस विकर्ण के कारण ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया है। तो वो दोनों कंडीशंस
अपने डायगोनल के कारण समझ में आती हैं। इन सब में जितनी भी आपको समांतर चतुर्भुज की मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज में लें, चाहे आप आयत में लेंगे, चाहे आप वर्ग में लेंगे, चाहे आप समचतुर्भुज में लेंगे, इन सब में एक प्रॉपर्टी विकर्ण को लेकर के कॉमन मिलेगी। वो प्रॉपर्टी ये होगी कि इन सब के विकर्ण जब कटेंगे तो कटने के बाद वो समद्विभाजित जरूर होंगे, अर्थात समान दो भागों में जरूर बढ़ जाएंगे। जैसे मान लिया ये बिंदु O है, तो हम ये कह पाएंगे कि AO हो जाएगा OC के बराबर, अर्थात AO बराबर OC हो जाएगा, और ये भी कह सकते हैं OD बराबर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। इस तरह से AO बराबर OB OC और OD बराबर क्या हो जाएगा, OB। आप यहां लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू हो जाएगा OC। ठीक इसी प्रकार आप ये भी लिख सकते हैं DO बराबर हो जाएगा DO इक्वल टू OB। ये कंडीशन आपको विकर्णों को लेकर के भी देखने को मिलेगी, अर्थात कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोगों को ये सारी चीजें बताई। इसी समांतर चतुर्भुज के नॉलेज के बेस के आधार पर आप रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, अर्थात जो आयताकार आकृतियां होती हैं, और जो स्क्वायर शेप होते हैं उनकी भी व्याख्या कर पाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। समांतर चतुर्भुज को हमने समझ लिया। ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं और जिनके विकर्ण अपने समान दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त हो जाते हैं, तो वो आपका चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और नेक्स्ट जब हमारी बात आती है वो आती है आयत को लेकर के। दूसरा इसका जो टाइप है वो आयत है। आयत में आप सामान्य तौर पे ये जानकारी पा रखते होंगे कि आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और साथ में ये आप कह देते हैं कि इसमें जो अंतःकोणों की माप होती है वो कितने अंश होती है, 90 अंश होती है। आप इसकी परिभाषा के तौर पे ये कह पाएंगे कि ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण 90 अंश के हों, जिसके सम्मुख कोण कैसे हों, 90 अंश के हों, तो वह आपका कैसा चतुर्भुज बन जाता है, वो आयत बन जाता है। ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज, मैं देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज से ही लिंक करा के आयत को बता रहा हूं कि ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज जिसके में से प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश के होते हैं, उस कारण वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। और जब ये एक्स्ट्रा फीचर रिक्वायर्ड हो जाता है, आप देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज को हमने पढ़ा। समांतर चतुर्भुज निश्चित रूप से उनके जो अंतःकोण थे वो एक दूसरे कभी 90 अंश भी हो सकते थे, 90 अंश से कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे। लेकिन यहां पर एक फिक्स हमारे पास आकृति है, वो ये है कि आप ये देख पाएंगे ये भुजा इस भुजा के समांतर भी है। आप देखिएगा इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में मिल जाएंगी। कैसे हम देख पाएंगे कि AB भुजा DC भुजा के बराबर है, उसमें भी बराबर होती थी सम्मुख भुजा। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भी समांतर इसमें भी है। हम ये कह पाते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी बराबर है। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भी समांतर है। अगली बात, सम्मुख कोण बराबर हैं। देखिए सम्मुख कोण बराबर भी हैं। यहां पर देखिए सम्मुख कोण बराबर हैं, सम्मुख कोण बराबर भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी होता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर रिक्वायर्ड है कि हमने उसको एक निश्चित आकार दे दिया है कि ये कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। और जब ये कोण 90 अंश के हो जाते हैं बेटा, तो एक नई कंडीशन आपको जनरेट हो जाती है इनके डायगोनल में। और वो विशेष कंडीशन क्या है, आप इसको भी समझने का प्रयास करिए। आपने इसमें जाना कि आयत में AB जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर व बराबर भी हैं। AB DC के बराबर है, साथ में AB DC क्या है, पैरेलल भी है। इसी तरह AD BC के पैरेलल है
और AD BC के बराबर भी है। आपने ये देखा कि इसमें प्रत्येक अंतःकोण की जो माप है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का है। हम इस आधार पर विकर्णों में भी एक अच्छे संबंध को खोज पाते हैं। जैसे कि इसका एक विकर्ण आपने ये खींच लिया और एक और विकर्ण आप इस तरह से खींचें, तो AC और BD आयत के दो विकर्ण आपको देखने में आ रहे होंगे। यहां से आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि मान लिया एक ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC, इसकी कोई ये भुजा और ये भुजा के कारण AC का अपना कोई मान निकलेगा। ठीक इसी प्रकार हम ऊपर वाला देखें, इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, तो इसका भी विकर्ण आपस में कोई ना कोई निकलेगा। तो हम ये कहेंगे जब कोई भी ऐसी आकृति हो, कोई भी चतुर्भुज की आकृति जिसके कोण 90 अंश के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि उनके विकर्ण आपस में बराबर अवश्य होंगे। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार आप देख पाएंगे ये भुजा ये दोनों भुजाएं जब अलग अलग होंगी तो ये वाला जो विकर्ण आएगा पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, ये भुजा जब इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन में ये वाला विकर्ण और ये वाले विकर्ण का मान आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और आप कह पाएंगे कि आयत में विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब आप ऐसा कोई आयत खींच पाएं, ऐसी कोई आयत की आकार आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर पाएंगे, उनके अंतःकोणों को मापिए, 90-90 अंश के हैं, तो आप वहां पर उनके डायगोनल को माप करके देखिएगा, वो बराबर आएंगे। साथ में एक प्रॉपर्टी और भी आपको देखने को मिलेगी, वो ये होगी, मान लिया उनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर आकर के मिलते हैं, तो आप ये भी पाएंगे कि OD बराबर OB है, OA बराबर OC है। अर्थात OA किसके बराबर है, OC के बराबर है, और OD किसके बराबर आ जाएगा, OB के बराबर आ जाएगा। अगर आप आयत को अपनी प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर पाएं, खींचें, तो आप ये संबंध को पाएंगे कि सम्मुख भुजाओं के मान आपस में बराबर भी हैं और वो एक दूसरे के समांतर भी हैं। विकर्णों के बारे में यह संबंध आपको मिलेगा कि दोनों विकर्ण इसके आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और विकर्ण बराबर होने के साथ साथ हम ये भी कह पाते हैं कि वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर जो स्ट्रेस की विकर्ण के बारे में जो संबंध हमको मिले, दोनों विकर्ण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अर्थात AC बराबर क्या आ जाता है, BD आ जाता है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उस कंडीशन में हम कह पाएंगे कि OA बराबर हो जाएगा OC, तथा दूसरी कंडीशन में OD बराबर क्या आ जाएगा, OB। ये हमारी आयत की खूबी हुई। मैंने बताया आयत की सारी क्वालिटी, जब कोई शेप ऐसा बने, कोई स्पेशल फीचर्स रिक्वायर्ड हो, तो निश्चित रूप से इसकी सारी प्रॉपर्टी किसमें होल्ड करेगी, आकर के समांतर चतुर्भुज में होल्ड करेगी। मैंने जैसे कि बता भी दिया कि आयत की सारी क्वालिटी आप देखिए समांतर चतुर्भुज में मिल रही है। सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं, तो निश्चित रूप से कह पाएंगे कि आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। इस आधार पर हम ये कह पाते हैं कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। फिर अगली नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो वर्ग को लेकर आती है। आइए वर्ग को भी हम डिफाइन करते हैं। स्क्वायर क्या होते हैं? ऐसी कोई आकृति जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों, ऐसा कोई आयत जिसकी सारी भुजाएं आपस में हम बराबर कर लें, तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है, अर्थात स्क्वायर कहलाता है। तो आप ये देखें कि ऐसा कोई जब आयत कहा तो ये तो कोण 90 अंश के वैसे भी होंगे। एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें क्या रिक्वायर्ड हो गया कि हमने वहां पर सम्मुख भुजाओं को बराबर लिया था और यहां पर सारी भुजाओं को आपस में बराबर ले लिया है। यहां पर सारी भुजाओं को आपस में बराबर ले लिया है, तो आप इस कंडीशन में कह पाओगे कि AB बराबर BC बराबर CD इक्वल टू DA। ये सब आपस में बराबर हैं। साथ में जो अंतःकोण है वो भी सब क्या कितने कितने अंश के हैं, 90-90 अंश के हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। हम बताया हमने कि वर्ग एक प्रकार का आयत ही है,
लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये रिक्वायर्ड है कि इनकी वहां पर सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर ले रहे थे, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग सारी भुजाओं को आपस में बराबर ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये वर्ग हो जाता है, और जब वर्ग हो जाता है तो इनके विकर्णों में एक बड़ा अच्छा संबंध आप खोज पाते हैं। और वो संबंध क्या है कि जैसे ही आप इनको मिलाएंगे, मिलाने के बाद AC भुजा और BD भुजा निश्चित रूप से आपस में क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। AC और BD आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था ऐसी कोई भी आकृति हो कि जिनमें अंतःकोण ये 90 अंश के होंगे, उनके विकर्ण आपस में जरूर बराबर आ जाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस की प्रमेय के अकॉर्डिंग जब विकर्ण बराबर आ गए, और मैंने ये भी बताया था कि इस तरह की कोई आकृतियां होती हैं जब वो विकर्ण आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, तो मान लिया O बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं तो एक दूसरे को समद्विभाजित अवश्य करते हैं, तो AO बराबर हो जाएगा OC, इसी तरह DO बराबर हो जाएगा OB। ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो निश्चित रूप से हम कह पाते हैं ये हमारे वर्ग की खूबी होती है। और वर्ग मैंने बताया कि एक प्रकार का आयत ही है, और आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। तो हम ये कहते हैं कि सारे वर्ग आयत हैं, यस। क्या सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज होंगे, यस। क्या सारे आयत वर्ग होंगे, नो। क्या सारे समांतर चतुर्भुज वर्ग होंगे, नो। क्या सारे समांतर चतुर्भुज आयत होंगे, नो। हम आपको ये बात बताए थे कि क्या सारे वर्ग आयत होंगे, यस। क्या आयत सारे समांतर चतुर्भुज होंगे, यस। नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो यस, और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो नो। क्या सारे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, नो। क्या सारे समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, नो। क्या सारे आयत वर्ग होते हैं, नो। आपको इस आधार पर ये डिसीजन लेने में, इस तरह से आप लिखेंगे तो यस होगा, और जब आप उल्टा चलेंगे इस तरह से तो सब में एक एक्स्ट्रा फीचर रिक्वायर्ड के कारण ये क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। तो ये बड़े अच्छे संबंध को आप इस आधार पर खोज पाते हो। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि वर्ग भी एक प्रकार का आयत है, और आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। बस शर्त यह है कि जैसे आयत हम ऐसा ले लें कि उसके प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण तो 90 अंश होता ही है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हम बनाएं कि वो आमने सामने की भुजाएं के साथ साथ सारी भुजाएं आपस में बराबर भी बना देंगे, तब भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका एक रूप है वर्ग, इसका एक वर्ग रूप है। अगली बात आती है सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज में क्या है, ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में तो बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग से ही इस प्रकार अलग है। वर्ग में ये सारे अंतःकोण 90 अंश के हुआ करते थे, लेकिन आप देखेंगे सम चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। सम चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, लेकिन इनके विकर्णों में एक अच्छा संबंध ये खोजेंगे। सम चतुर्भुज में आपने देखा कि सारी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर भी होती हैं, अर्थात AB समांतर है DC के, और इसी तरह हम कह पाएंगे कि AD समांतर है BC के। AD इज द पैरेलल ऑफ BC, अर्थात ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। आपने देखा ये भुजा इस भुजा के समांतर, ये इसके समांतर है। इनके विकर्णों में एक संबंध को हम खोजते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण होता है। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, आप ऐसा कोई चतुर्भुज खींच पाएं जिसके ये अंतःकोण की माप 90 अंश ना हो, कॉपी पर ड्रा करें आप, और आप एक नए फीचर्स को पाएंगे उनके विकर्णों के कारण। आप देखेंगे जब ये कोण 90 अंश के नहीं हैं लेकिन सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, उस कंडीशन में AC और BD अर्थात जो इनके विकर्ण की जो माप आ रही है वो आपस में बराबर नहीं आ रही है।
AC और BD आपस में यानी अर्थात विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। मैंने बताया था विकर्ण तभी आपस में बराबर होंगे, ऐसी भी आकृतियों के बराबर होंगे जिनके अंतः कोणों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90-90 अंश की। जैसे कि आपने आयत में देखा और वर्ग में देखा। आयत और वर्ग में अंतः कोण की माप 90 अंश थी, इस कारण उनके विकर्ण बराबर थे। लेकिन यहां पर माप 90 अंश नहीं है, इनके अंतः कोणों की माप 90 अंश ना होने के कारण ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। लेकिन इनमें एक नई प्रॉपर्टी को आप खोज पाएंगे जो समचतुर्भुज में भी कॉमन है और वर्ग में भी कॉमन है। आप दोनों ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, इनको ध्यान दीजिए। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये समद्विभाजन भी होगा। ये वाला मान लिया बिंदु O पर आकर के दोनों विकर्ण मिल रहे हैं तो AO बराबर OC तो होगा ही होगा, इसी तरह OD बराबर OB तो होगा ही होगा। साथ में हम ये भी कह पाएंगे कि इसमें एक और फीचर रिक्वायरमेंट हो जाता है, ये जो विकर्ण काटते हैं ये एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। ये इसका एक्स्ट्रा फीचर है जो उसके वर्ग के साथ तालमेल करता है। वर्ग में भी आपको ये फीचर देखने को मिलेगा कि वर्ग के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के साथ साथ आपने देखा कि समचतुर्भुज में भी यही प्रॉपर्टी है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को वर्ग के जो विकर्ण हैं और जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं वो दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपने देखा ये सारे फीचर्स, इन सारी चीजों को आपने समचतुर्भुज पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल भी पढ़ लिया, वर्ग भी पढ़ लिया। इन सब में आपने एक संबंध कॉमन ये पाया, विकर्णों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा इनके विकर्ण जब एक किसी निश्चित बिंदु पर आकर के मिलते हैं तो विकर्ण समद्विभाजित अवश्य होते हैं। दूसरी कंडीशन हमने ये पाई कि जिन आकृतियों के अंतः कोण 90 अंश थे उनके विकर्ण आपस में बराबर भी हैं। तीसरी कंडीशन मैंने ये पाई कि ऐसी कोई आकृति जिनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, उनमें ऐसी कोई आकृति जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, उनमें ये फीचर एक्स्ट्रा समझ में आया कि वो ये फीचर है कि उनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर 90 अंश के कोण पर काटते हैं। आप ऐसा कॉपी पर आकृतियों को ड्रॉ करके भी चेक कर पाओगे, उनकी आकृतियों की माप ले पाओगे, उनके चांदे की सहायता से कोणों की माप ले पाओगे। ये जो मैं बातें प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं ये सब प्रैक्टिकली हैं। कॉपी पर ड्रॉ करिए आकृतियों को, उनके कोणों को मापिए, उनकी भुजाओं को मापिए। जो भी मैंने संबंध आपको बताया वो आप सबको माप और कोणों के सहारे से वो सब उन सब चीजों का आप सत्यापन भी कर पाते हैं। फिर जो अगली बात आती है वो समलंब चतुर्भुज की, कि समलंब चतुर्भुज वास्तव में क्या है। इस बात को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, समचतुर्भुज एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, आप जानते ही हैं, इसलिए क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर, सम्मुख भुजाएं इसमें भी बराबर होंगी और साथ में हम ये कह पाते हैं जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इस भुजा उस भुजा के बराबर है, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं और जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में भी बांटेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे विकर्ण के कारण। और जो एक्स्ट्रा हमारी बात आती है, जो अगली बात आती है वो समलंब चतुर्भुज को लेकर के है। समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं इस चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे। समलंब चतुर्भुज ऐसा कोई चतुर्भुज जैसे मान लिया ABCD एक हमारा समलंब चतुर्भुज है। ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं का एक युग्म आपस में समांतर होता है। आप यहां पर देख पाएंगे कि इनका एक युग्म ये आपस में क्या है, समांतर है। अर्थात AB भुजा DC भुजा के क्या है, समांतर है। इस कंडीशन में जब ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, जिसको ना अभी तक आपने ऐसे चतुर्भुज लिए थे जिनमें क्या थे कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में एक दूसरे के समांतर आ रहे थे। चाहे आपने समांतर चतुर्भुज में देखा, चाहे आपने वर्ग में देखा, चाहे आपने आयत में देखा, चाहे आपने समचतुर्भुज में देखा, उसमें दोनों युग्म आपस में समांतर आ रहे थे। और इसमें मैंने बताया कि अपने गुणधर्म के आधार पर एक विशेष आकृति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या अगली कंडीशन में ले पाते हैं, अगली कंडीशन में हम ऐसा भी कोई आकृति बना सकते हैं जिसमें सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक युग्म आपस में समांतर होता है। और वो अपने एक युग्म जब आपस में समांतर होता है तो हम कह पाएंगे AB
समांतर DC, और दूसरी जो भुजाएं हैं ये आपस में समांतर नहीं है। निश्चित रूप से जब ये समांतर है तो इनके बीच की लंबवत दूरी आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी, अर्थात जो दूसरा युग्म है वो आपस में समांतर नहीं होता है। AD इज नॉट पैरेलल टू BC, AD जो है BC के पैरेलल नहीं है। ये जब ये पैरेलल नहीं है जिस कंडीशन में, तो हम ये कह पाते हैं कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज आता है। और जब हम इसके क्षेत्रफल को और इसके परिमाप को लेकर के बात करेंगे तो वो क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर समझ लिए। अगली बात आती है पतंग की। चूंकि लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है तो हम उसको ज़्यादा खींचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारी बात आ रही है वो पतंग को लेकर के आ रही है। वास्तव में क्या है पतंग, आइए समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। ऐसी कोई आकृति जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ABCD कोई पतंगाकार आकृति है। अब ध्यान दीजिएगा ये इनसे किस तरह से अपने गुणधर्म के आधार पर अलग है। अभी तक देख रहे थे कि जो भी आपकी आकृतियां बन रही थीं उन सब में इसमें कुछ फीचर्स में अंतर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कोई आकृति हम बना पाएं कि AB AC भुजा के बराबर आ जाए, BD DC भुजा के बराबर आ जाए, अर्थात हम ये कह पा रहे हैं कि इनमें से कोई ये वाली भुजा जो समांतर भुजा नहीं है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक विशेष फीचर रिक्वायरमेंट है, AB AC के बराबर है, AB इज इक्वल टू द AC और BD इज इक्वल टू द DC। तो उस कारण आपको एक यहां पर संबंध भी देखने को मिलेगा। मान लिया ये बिंदु O पर काटते हैं, उस कंडीशन में BO और OC भी आपस में क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। BO इज इक्वल टू द OC। साथ में एक और प्रॉपर्टी हमको देखने में आती है, आप ये देखेंगे कि BC भुजा पर AO क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात BC भुजा पर AO क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात AO लंब है। हम इसी तरह ये भी कह सकते हैं BC भुजा पर OD क्या है, लंब है। तो ये निश्चित रूप से एक 90-90 अंश के कोण यहां पर बनाते हैं इस तरह से। और एक एक्स्ट्रा बात, जब ये ऐसा करते हैं तो उस दौरान ये कोण आपस में बराबर होते हैं और ये वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर आता है। तो वो आकृति क्या कहलाती है, काइट कहलाती है। और आपने देखा ये आकृति इन सारी आकृतियों से भिन्न है जो अपने गुणधर्म के आधार पर है। आपने देखा ऐसी कोई आकृति हम ले पाए तो एक अच्छी पतंग बना पाएंगे जिसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर कर लें, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर लें। उस कारण इनके जब डायगोनल हम खींचेंगे तो 90 अंश के कोण पर आकर मिलेंगे और वो आपस में क्या हो जाएंगे, जिस बिंदु पर काटेंगे उस कारण डायगोनल समान दो भागों में बढ़ जाएगा, अर्थात BO बराबर हो जाएगा OC, और तब ये वाले जो कोण होंगे ये समद्विभाजित हो समान दो भागों में बढ़ जाएंगे। अर्थात हम कह पाएंगे कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण CAO के, या कोण हम कह सकते हैं कोण BDO बराबर हो जाएगा कोण CDO। उस कंडीशन में हम कौन सी आकृति पाते हैं, पतंग की आकृति पाते हैं। ये कभी कभी पतंगाकार आकृति मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज हो जाती है, और कभी कभी समचतुर्भुज क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। समचतुर्भुज वर्ग कब हो जाएगा, जब समचतुर्भुज के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आ जाए कि उसके अंतः कोण का मान 90 अंश हो जाए, तब वो समचतुर्भुज हो जाएगा। और जब 90 अंश हो जाएगा तो वर्ग की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएंगी। तो आप ये कह सकते हैं ये कभी कभी अपने गुणधर्मों के आधार पर वर्ग भी हो जाएगा, और ये कभी कभी अपने गुणधर्मों के आधार पर पतंग भी बन जाएगा। वो दशा कब होगी, जब आप क्या करेंगे, ऐसी कोई आकृति लें कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। और जब चारों भुजाएं आपस में बराबर आ जाएंगी, BD DC AC और AB, ये सब जब चारों आपस में बराबर आ जाएंगी तो वो किसका रूप ले लेंगी, समचतुर्भुज का रूप ले लेंगी। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते ही करते हैं, ये भी बात आपकी कॉमन हो जाएगी। तो निश्चित रूप से वो क्या कैसी आकृति कहलाएगी, समचतुर्भुज। पतंग समचतुर्भुज के रूप में भी हो सकता है, और समचतुर्भुज कभी वर्ग के रूप में भी हो सकता है। वो तब होगा जब इसके अंतः कोणों की माप क्या होगी, 90-90 अंश की होगी, अर्थात ये कोण सारे क्या होंगे, 90-90 अंश के होंगे। तब आप कह पाएंगे वो क्या बन गया है,
समचतुर्भुज एक प्रकार का वर्ग बन गया है। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने जल्दी ही बताने का प्रयास किया, आप चीज़ों को समझने का आराम से प्रयास करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप जब अपने दिमाग में ले जाएंगे तो आपको क्वाड्रिलेटर कठिन नहीं लगेगा। इन सबके नेचर और गुणधर्मों के आधार पर आप एक निश्चित निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मैंने आपको इनके विकर्णों में जो संबंध होते हैं वो भी बताए। आप ये कह पाते हैं कि जो हमारे कोई भी चतुर्भुज आकार आकृति होती है, वो चतुर्भुज आकार आकृति में जब आप विकर्ण डालते हैं, समांतर चतुर्भुज होता है, आयत होता है या वर्ग होता है, उन सब के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित अवश्य करते हैं। ये कॉमन क्वालिटी है। दूसरा मैंने बताया कि जिसके अंतः कोणों की माप 90 अंश है वो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तीसरी क्वालिटी मैंने बताई कि जिनकी चारों भुजाएं बराबर हैं उनमें एक विशेष खूबी ये भी देखेंगे कि आप कि उनके सबके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो आप वर्ग में ये भी क्वालिटी पाएंगे और वर्ग के साथ साथ एक और दूसरी क्वालिटी पाएंगे जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो समचतुर्भुजाकार आकृति है। वहाँ पर भी विकर्ण उनके एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। थैंक यू सो मच। इनके गुणधर्मों को आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।